नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जन भारत के इस खास एपिसोड में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सफल होती कूटनीति का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हाल ही में कतर की जेल से रिहा किए गए भारत के 8 पूर्व नौसैनिक देश की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएई दौरे पर यहां पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आइए नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के मजबूत होते आपसी संबंधों पर। भारत की विदेश नीति ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी सफलताओं को हासिल किया है, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। अपनी प्रभावशाली कूटनीतियों से भारत ने अपने रुतबे को बढ़ाया है, जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी लगभग हर मोर्चे पर अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। हाल ही में कतर की जेल से हुई भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई इसी बात की एक मिसाल है, जो देश की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इन पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के चलते न सिर्फ इस सजा पर रोक लगी, बल्कि गिरफ्तार किए गए पूर्व नौसैनिक अपने वतन वापस लौटे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 और 14 फरवरी के बीच यूएई का दौरा किया, जहां उनका यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, इन्वेस्टमेंट डील, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों समेत 10 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस देश में पीएम मोदी का ये 7वां दौरा था, जो ये दर्शाता है कि भारत किस तरह यूएई के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। It is indeed an honor to have you visit our country and to work together to enhance and strengthen our great relations. We are proud to welcome you as great friend, as a representative of a great and friendly country, India. भारत न सिर्फ व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसकी झलक अबू धाबी में देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भव्य मंदिर लगभग 27 एकड़ में फैला है, जिसे बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और परंपरा का तो प्रतिनिधित्व कर ही रहा है, साथ ही ये मंदिर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों का भी संदेश दे रहा है।
भारत के बढ़ते कद का ही नतीजा है, जिसके चलते इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान पिछले साल आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस कॉरिडोर से भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच व्यापार करना और भी आसान होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बल मिलेगा। G20 सम्मेलन के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन जो सबसे आकर्षण का केंद्र रहा था वो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। पीएम मोदी के यूएई के दौरे के दौरान इस कॉरिडोर को लेकर एक डील पर यूएई ने हस्ताक्षर किए हैं। ये कॉरिडोर भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के संबंधों को और मजबूत बनाएगा। इस कॉरिडोर से भारत के मुंबई से लेकर दुबई तक एक विशाल समुद्री रास्ता होगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि व्यापार को और अधिक बढ़ाया जाएगा। इसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और इन देशों के साथ व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 154 अरब डॉलर था, जो लगातार बढ़ रहा है। वहीं इन देशों से भारत बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। ऐसे में भारत का इन सभी के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित होना देश की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरा क्षेत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट देश हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी लगभग 80% के करीब तेल की सप्लाई आती है। वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत होती स्थिति से मिडिल ईस्ट के देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। साथ ही भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत वो देश है जहां कहा जाता है कि कभी दूध की नदियां बहा करती थी। क्या आप जानते हैं कि दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है? जी हाँ, भारत में श्वेत क्रांति लाने में जहां छोटे डेयरी किसानों का बड़ा रोल रहा, वहीं कई कंपनियां अत्याधुनिक तरीकों से दूध के उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। आइए जानते हैं भारत में दूध के उत्पादन में हो रही इस क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में। दूध लगभग आज हर घर की एक जरूरत है और इस दूध का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। देश में आज दूध उत्पादन के लिए छोटी डेयरी फार्मिंग से लेकर कई बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जो दूध और दूध उत्पादों का निर्माण करती हैं। पूरे देश में इसका व्यवसाय विस्तार से फैला हुआ है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वहीं दूध उत्पादन में कई कंपनियां अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आज भारत में दूध का उत्पादन अमेरिका से 50% ज्यादा और चीन से 3 गुना ज्यादा है। भारत में पहले जहां 90 के दशक में एक साल में लगभग 55 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत दुनिया भर के दूध उत्पादन में 23% का बड़ा योगदान देता है। वर्ष 2013-14 में भारत में दूध का उत्पादन कुल 137.7 मिलियन टन था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 221.1 मिलियन टन हो गया। इस क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत के पीछे के कई कारण हैं, जैसे इनोवेशन, रिसर्च, आधुनिक टेक्नोलॉजी और सरकार का सहयोग। दूध उत्पादन का व्यवसाय बढ़ाने के लिए देश में डेयरी किसानों को सरकार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स का सहयोग मिलता है। इनकी सहायता से लोन, अधिक दूध देने वाली नस्ल की गाय और अन्य तकनीकी सहायता देकर डेयरी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला उद्योग से भी मेरा सब्सिडी वाला लोन लिया है, 35% वाला सब्सिडी वाला। उसके साथ सुमूल डेयरी का मैंने वो दूध गंगा लोन भी लिया, जो 0% से सुमूल डेयरी से मिला है। उससे मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। मिलिए गुजरात के सूरत में रहने वाली शकुंतला बेन से, जो अपनी एक छोटी सी डेयरी चलाती हैं। उनके पास 6 मवेशी हैं, जिनसे उन्होंने एक अच्छा व्यवसाय स्थापित किया है। शकुंतला आज अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हैं।
साथ ही ये भी दर्शाता है कि किस तरह डेयरी उद्योग में महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय कर सशक्त बन रही हैं। तो मेरा पति गुजर गया और मेरे पास कोई और ये रास्ता नहीं था कोई काम करने के लिए, तो मैंने सुमूल डेयरी से एक गाय लिया और वो गाय 1 से 4 हो गई और इससे मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा है। शकुंतला बेन जैसे लाखों अन्य लोग भारत के डेयरी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की, जिसका मकसद 2023-24 तक 300 मिलियन टन दूध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। दूध उत्पादन में पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की योजनाएं जैसे गोकुल मिशन और लाइफ स्टॉक मिशन के जरिए पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें सब्सिडी और व्यवसाय शुरू करने के लिए अन्य सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों को उनकी आय के लिए खेती के अलावा अन्य स्रोत मिल जाता है। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का जिक्र किया। India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. जाहिर है भारत की इन विभिन्न योजनाओं से इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। ग्रामीण महिलाएं, किसानों और इस उद्योग में शामिल निजी कंपनियों की उच्च महत्वाकांक्षाओं का ही ये परिणाम है कि भारत में दूध उत्पादन उद्योग इतना समृद्ध बना हुआ है। वहीं आज पूरे भारतवासियों को गर्व है कि उनका देश विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत गंभीर है। हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया, जहां देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता पर फोकस रखा गया। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में ऊर्जा जरूरतों के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा भारत दुनिया भर में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार हो रहा है और देश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे देश में ऊर्जा जरूरतों में भी जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। इसी को देखते हुए भारत ने अब अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की ओर किया है और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में काफी वृद्धि देखने को मिली है और भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। विश्व स्तर पर आज देश पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। साथ ही भारत ने नॉन फोसिल फ्यूल्स यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2021 में ही हासिल कर लिया है। वहीं 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के चलते ही आज देश रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हाल ही में गोवा में आयोजित हुआ ग्रीन इंडिया एनर्जी वीक 2024 इसी बात का उदाहरण है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यहाँ उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों और स्टार्टअप्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और इससे जुड़े विशेषज्ञों से चर्चा भी की। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है, ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड
इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है। इस ऊर्जा सप्ताह में विभिन्न स्टार्टअप्स और कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपने इनोवेशन और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिला और यहाँ लगभग 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही यहाँ विभिन्न देशों से आमंत्रित किए गए मंत्रियों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनसे ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी कई सहमतियां भी बनी। दुनिया भर से यहाँ आए कई प्रतिनिधियों ने भारत को कई उम्मीदों से देखा। India has become a world-class top player on all fronts: politics, energy, economics, fight against climate change, eradication of poverty. These are all key themes that the Prime Minister has managed with his visionary and firm leadership to achieve and instill into India. We believe the future will be even greater for India. We look forward to continue our collaboration with India. सारे CEOs जो स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज के CEOs थे, उन्होंने सारे कहा कि इंडिया इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है और इंडिया की जो मांग बढ़ रही है ऊर्जा की, तो सारे टाइप ऑफ कंपनीज, रिन्यूएबल्स, कन्वेंशनल, पेट्रोकेमिकल्स, सारे प्लेयर्स रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। ऐसी ही एक झलक दुबई में आयोजित हुए COP28 सम्मेलन में देखने को मिली, जहां दुनिया भर के देशों का फोकस भारत पर ही रहा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन पर भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों को साझा किया। वहीं उन्होंने यहां अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया। हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए। हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इग्निशन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देश की जीवन रेखा भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके तहत नवंबर 2023 तक 60,000 किलोमीटर से अधिक ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर सोलर प्लांट लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। भारत द्वारा उठाए जा रहे इन विभिन्न कदमों से और सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं से देश नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे जहां देश में बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के अपने नेतृत्व को भी बढ़ा रहा है। भारत 3 ओर से समंदर से घिरा हुआ है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान होता है। लेकिन बदलते समय के साथ समंदर का प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है और ये एक बड़ी समस्या बन रही है। क्या आप जानते हैं, समंदर को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रही है महज 10 साल की एक लड़की आराधना। जी हाँ, नन्ही सी उम्र में इस लड़की ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। कंधे पर भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ समुद्र में गोता लगाती जिस लड़की को आप देख रहे हैं, वो कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एडवेंचर नहीं कर रही है, बल्कि समुद्र के कई फीट नीचे जाकर वहां मौजूद कचरे को इकट्ठा कर रही है। ये 10 साल की थारागई आराधना है, जिन्होंने नन्ही सी उम्र में वो कर दिखाया जिससे वो देश दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है और समुद्र की स्वच्छता के प्रति एक बड़ा संदेश दिया है।
चेन्नई के इलाके करापकम की रहने वाली थारागई ने इस पहल को शुरू किया है अपने पिता SB अरविंद की मदद से, जो उनके लिए प्रेरणा है। थारागई अपने पिता के साथ महज 5 साल की उम्र से ही गोताखोरी कर रही हैं और रोजाना नीलगिराई समुद्र की सफाई करती हैं। थारागई के पिता अरविंद पेशे से एक स्कूबा डाइविंग विशेषज्ञ और प्रशिक्षक हैं। वो 20 सालों से समुद्र की सफाई कर रहे हैं। वो अब तक लगभग 10,000 किलोग्राम कचरा इकट्ठा कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी समुद्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक रहे। I'm not saying only I am doing this job. So many marine biologists and so many scuba divers are doing the same kind of job all over the world, but it's not enough. If we want to save, see that the mistake what we done these many years, we can't correct it in one single day or one single month or one single year. The amount of plastics what we dump in the ocean is unbelievable. So I don't think so it will happen very soon. It's a very long process. So that is the reason I'm engaging my daughter, focusing on next generation to understand how important is the environmental, saving the environmental and saving the marine. अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए थरागी ने भी रोजाना समुद्र में गहरी डुबकी लगाते हुए अब तक 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा का कचरा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने सेव द ओशन अभियान के तहत अपने पिता की देखरेख में कोविलोंग से नीलगिराई तक 18 किलोमीटर की तैराकी कर एक रिकॉर्ड भी बनाया है। We are using plastic and throw it in the streets. On the time of rainfalls, all the plastic mixed up in the ocean by lakes and ponds. So people have to be more aware and avoid throwing plastics to save our environment and earth. पिता और बेटी की इस जोड़ी ने समुद्र के सफाई अभियान को एक नई दिशा दी है। इनके द्वारा दिया जा रहा ये छोटा सा योगदान समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा असर डाल रहा है। समंदर में बढ़ते प्रदूषण का एक कारण नदियों में फैला हुआ वो कचरा है जो समंदर में गिरता है। नदियों को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस तरह और भी कई पहल की जा रही हैं जिससे समंदर के प्रदूषण को कम किया जा सके। देश में बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से निकलता कचरा नालों के जरिए सीधा नदियों में पहुंचता है, जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं और नदियों का ये पानी सीधा जाकर समुद्र में मिलता है। नदियों में साफ पानी प्रवेश हो सके, इसके लिए देश में विभिन्न जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नालों के पानी को साफ किया जा सके और नदियों के प्रदूषण को कम किया जा सके। देश में नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ साथ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत जैसी योजनाओं के माध्यम से नदियों की साफ सफाई पर बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। The last 8 years under the Namami program, lot of initiatives have been taken up, particularly to stop the flow of dirty water, whether it's sewage or industrial effluent, into the Ganga River. Almost 37,000 crore worth projects have been sanctioned. Many of them are completed also. समुद्री तटों को साफ रखने के लिए भी बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और भारी तादाद में लोग समुद्री तटों को साफ करने के लिए अपना श्रमदान दे रहे हैं। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं तमिलनाडु में मामल्लपुरम बीच पर सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया था। सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों और लोगों में बढ़ती जागरूकता से समुद्र की स्वच्छता पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे समुद्री जीवों और पर्यावरण को अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट जेन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार।